पापा देखो, मैंने ये सब सामान बोरियों में भर कर रख दिया है। बस अभी कबाड़े वाले को बुलाकर आया हूँ, आता ही होगा वो। अरे नेक काम में देरी कैसे बेटा, जल्दी से ले आ, नहीं तो तुझे फिर पता ही है। अभी दोनों बाप बेटे बात कर रहे थे कि बाहर से कल्लू कबाड़ी की आवाज सुनाई देती है। अरे कोई है क्या घर में? भाई साहब आपने बुलाया था ना अभी। अरे हाँ जल्दी आओ भैया, और ज्यादा तेज आवाज मत करो। आप जल्दी से सारा सामान ले जाओ और फिर मैं आपकी दुकान पर आता हूँ, वहीं पर आकर मोल भाव कर लेंगे। अरे मोल भाव क्या है करना, तुम तो बस ऐसे ही ले जाओ कल्लू, ये कबाड़े का भी अब कबाड़ा बन चुका है, और क्या ही बोलूं। हाँ कल्लू तुम लेकर बस निकलो, मैं अभी आया। हाँ, तुम दोनों मेरे पीछे बस यही करतूत करोगे, मुझे अच्छे से पता था। विनोदी जी की आवाज सुनकर रोहन और रमेश के तो जैसे हाथ पैर ही ठंडे हो जाते हैं। अरे विनोदी, तुम तो अभी 1 घंटे बाद आने वाली थी। और तुरंत से रखो इसको यहीं, इसको हटाना नहीं है, रखो। हाँ, जब तक मैं आती तब तक तुम दोनों ये सब ठिकाने लगा देते। अरे मुझे अपनी जान से भी प्यारा है ये मेरा सामान। और तुम कल्लू, कितनी बार तुम्हें बोला है कि मेरी गली के आसपास भी ना भटका करो। अरे मेरे सामान के लिए ग्रहण हो तुम, ग्रहण समझे? निकलो यहाँ से पहली फुर्सत में। गजब की बेइज्जती है भाई साहब, मालिक बुलाते मालकिन भगा देती है। कल्लू अगर तुमको ये बेइज्जती लग रही है तो फिर मेरी हालत सोचो क्या ही होगी। हाँ मालिक, आपकी हालत तो मुझे और भी ज्यादा गंभीर लग रहा है। अपना क्या है, अपन तो कबाड़ी आदमी है, यहाँ नहीं तो कहीं और। चलो चलते हैं। रोहन धीरे से कल्लू के कान में फुसफुसाता है। कल्लू हम तुम्हें फिर जल्दी से बुलाएंगे। बाकी सब तो ठीक है रोहन बाबा, अब बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन अब की बार अपन ऐसे बेइज्जत होकर नहीं जाएगा। हाँ, साफ कहना, सुखी रहना। हाँ हाँ बोलो उसके कान में, जैसे मेरे सर पर तो लिखा है ना, बेवकूफ। माहौल गर्म होता देख कल्लू कबाड़ी अपनी बोरिया कंधे पर टांग कर निकल जाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, बाप बेटे इतने चुपके से कल्लू कबाड़ी को बुलाकर क्यों लाए, फिर विनोदी जी ने आकर क्यों कहा, और उनके आगे सब नतमस्तक क्यों हो गए। तो दरअसल माजरा ये है कि हमारी विनोदी जी को घर में कबाड़ से बड़ा ही बेहद प्रेम है। उनका मानना है कि हर चीज कभी न कभी काम में आ ही जाती है। अब आप ही देख लीजिए, घर में लाइट फिटिंग का काम होना है तो विनोदी जी अपने पुराने संग्रह में से कुछ तार ढूंढ कर लाती है। लीजिए भैया ये रहा तार, ये आपके काम में आ जाएगा। लेकिन ये तो बड़ा ही पुराना लग रहा है विनोदी जी। अरे तार भी भला नए पुराने होते हैं क्या, आप भी कमाल करते हैं। उस तार को भी नई ड्रेस पहनकर शादी में जाना है क्या? रमेश जी भी जानते थे कि हमारी प्यारी विनोदी अपने आगे किसी की भी नहीं सुनती, तो फिर चुप रहने में ही समझदारी है। चलो भैया, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करिए। मैं अभी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को आते आते देर हो जाएगी। खाना रेडी कर लेना, मैं बाहर से भी कुछ खाकर नहीं आऊंगा। इतना कहकर रमेश जी अपने जरूरी काम से चले जाते हैं। रोहन भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को 8 बजे रमेश जी जब घर आते हैं तो घर घने अंधेरे में गुप्त पड़ा था। विनोदी, अरे विनोदी कहाँ हो तुम, और ये घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? तभी विनोदी जी हॉरर मूवी की हीरोइन की तरह हाथ में अपनी पुश्तैनी लालटेन लेकर आती है, जिसे देखकर रमेश जी के छक्के छूट जाते हैं। कौन है जी? विनोदी जी। अच्छा, अब तुम्हें तुम्हारी पत्नी भी समझ में नहीं आ रही? हे भगवान, अब सुकून आया। तुम भी ना कमाल करती हो विनोदी, इतने भी बिजली की बचत करना, कैसे अंधेरे में बैठी हो? विनोदी जी गुस्से में लालटेन पटक देती है और अब एकदम गुप्त अंधेरा हो जाता है। हे भगवान, ये क्या किया? विनोदी लाओ, सबसे पहले लाइट जलाता हूँ। रमेश जी बल्ब जलाते हैं, लेकिन बल्ब तो जलता तब ना जब लाइट होती। आप वो समझ जाते हैं कि आज फिर से वही हुआ जो हर दूसरे तीसरे महीने इस घर में होता ही रहता है। अब क्या किया जाए विनोदी, अभी तक जब भी लाइट का फॉल्ट हुआ है तो दिन में ही हुआ है, ये रात में तो हम पहली बार फंसे हैं। आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो विनोदी? अभी रमेश जी विनोदी पर नाराज हो ही रहे थे कि रोहन भी आ जाता है। आज घर में लाइट क्यों नहीं जल रही है? अरे तुम्हारी माँ ने आज फिर से वही कारनामा जो कर दिया है। विनोदी, मैंने सुबह ही तुमसे मना किया था कि वो पुराना तार उसमें मत लगाओ। अब बताओ क्या फायदा हुआ? वो इलेक्ट्रिशियन भी 500 रुपए ले गया और अब फिर से आने के 500 रुपए लेगा, और तुमने तार कितने का बचाया? सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का। मम्मी मुझे ना बड़े जोर की भूख लग रही है, क्या करूं? विनोदी जी जैसे तैसे करके मोमबत्ती जलाकर खाना बनाकर खिलाती है। तीनों मोमबत्ती में बैठकर खाना खा रहे थे। मम्मी आपकी कंजूसी अभी तक तो ठीक थी, लेकिन अब तुमको पता है अगले ही महीने मेरी शादी होने वाली है। अब जब मेरी पत्नी आएगी और आप ऐसी हरकतें करेंगी तो कैसे काम चलेगा? ये सुनकर विनोदी जी का पारा हाई हो जाता है और उसके साथ उनका हाई वोल्टेज ड्रामा भी चालू हो जाता है। हाय हाय, देखो इसको, इसी दिन के लिए मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा था। हे भगवान, मेरे फूटे करम, अपना पेट काट काट कर तुझे बड़ा क्या अब यह सुनने को मिल रहा है। रोहन, अपनी माँ से बात करने का ये क्या तरीका है तुम्हारा? विनोदी, पहले तो शांत हो जाओ और हमारी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारी एक कबाड़ा इकट्ठा करने की आदत हमारे लिए परेशानी का सबब बन गई है।
अब आज ही देख लो, अंधेरे में बैठकर खाना खा रहे हैं सब। अब ये मुझे कब तक सुनाओगे आप दोनों? सुन लिया ना एक बार। मम्मी जो लड़की आएगी वो चकरा जाएगी हमारे घर को देखकर। पूरे घर में हर जगह कहीं ना कहीं आपके कबाड़े के नामो निशान मौजूद है। हाँ, लेकिन विनोदी जी कहाँ सुनने वाली थी, क्योंकि उन्होंने तो मान रखा था कि वो जो कर रही है वो सर्वथा एकदम सही है। देखते ही देखते रोहन की शादी की तैयारियां होने लगती है। फिर सब एक दिन खाने के टेबल पर मिलते हैं। विनोदी जी, मैंने आज से मिस्त्री साहब को बुलाया है रोहन के लिए। जैसे हमने पहले सोच रखा था ना, ठीक वैसे ही छत वाले कमरे की मरम्मत करवा के उस पर फर्स्ट क्लास फर्नीचर लगवा देते हैं, जिससे बहू बेटे के लिए एक फर्स्ट क्लास कमरा तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। पापा आपको तो पता ही है मुझे 15 दिन के लिए मुंबई जाना है। अब इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन है तो लगे हाथ निपटा ही देता हूँ, जिससे फिर शादी के टाइम आराम से छुट्टी लेकर एंजॉय कर सकता हूँ। इसलिए अभी मैं तो रूम को देख नहीं पाऊंगा, तो प्लीज आप देख लेना। अरे कोई नहीं बेटा, यहाँ मैं और तेरे पापा है ना, हम दोनों मिलकर सारा काम अच्छे से निपटा देंगे। अब अगले ही दिन काम जोरों शोरों से शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे काम निपटने भी लगता है। फिर एक दिन, अरे विनोदी, मेरे घुटनों में बड़ा ही दर्द है। मैं 3 दिन से ऊपर काम देखने गया ही नहीं। सब ठीक तो है ना? हाँ जी, सब एकदम फर्स्ट क्लास है। फिर पलक झपकते ही 15 दिन निकल जाते हैं और शादी के ठीक 5 दिन पहले रोहन भी घर आ जाता है। आ गया रोहन, ले चल चाय पी ले और नाश्ता कर ले। हाँ माँ, लाओ लाओ, बड़े जोरों की भूख लगी है। और मम्मी पापा, मेरे रूम का काम कैसा चल रहा है? सब अच्छे से हो गया ना? वहाँ मैं इतना बिजी रहा कि मुझे इस बारे में पूछने का और कॉल करने का टाइम ही नहीं मिला। अब तुझे टाइम कहाँ है, तू अपनी छोड़, तेरे पापा भी इतने बिजी हैं कि उनको भी ऊपर जाने तक का टाइम नहीं मिला। सब मैंने अकेले ही खड़े होकर करवाया। क्या सब आपने अकेले करवाया? हाँ बेटा। ये सुनकर रोहन भागता हुआ अपने कमरे की तरफ जाता है और देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। क्योंकि हुआ वही था जो उसने सोचा था। अब आप भी देख लीजिए आखिर क्या हुआ था। फर्श पर 4-5 अलग अलग तरह के टाइल्स लगे हुए थे, दीवारों पर 3 तरह के लैंप, अलमारी में 5 तरह की माइका के जोड़ उसे बड़ा ही खूबसूरत बना रहे थे। और आगे की कहानी रोहन की जुबानी सुन लीजिए। मम्मी, ये क्या किया आपने? अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो? अरे ये गठबंधन की सरकार यहाँ भी क्यों बना दिया आपने? पापा आप रहने दो, ये भी कोई बात हुई भला? जब आपको स्पेशली क्या कर गया था फिर भी वही बात। अरे तुम बाप बेटे का दिमाग 7वें आसमान पर है। देखो, जब उसने बोला कि टाइल्स चाहिए तो 5 साल पहले जो रसोई का काम चला था उसका टाइल्स मैंने संभाल कर रखा था तो वो लगवा दिया। अब ये रहे लैंप, जब मैं बाजार में लैंप देखने गई तो बड़े ही महंगे थे। अगर तेरे पापा से कहती तो बोलाए बिना मानते नहीं, तो मैंने नीचे से कमरों में से एक एक करके हटवा दिया। ठीक किया ना? अब हमारे कमरे के लिए एक ही लैंप काफी है। और फिर मम्मी, मुझे ना आपकी कोई बात ही नहीं सुननी। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। अब शादी को कुल 4 दिन बचे हैं, इसलिए अब परेशान ना हो। जो होना था वो तो हो गया। रोहन की शादी भी हो जाती है और दिव्या उसके संग ब्याह कर विनोदी जी की बहू बनकर गृह प्रवेश करती है। अब घर की हालत देखकर दिव्या की हवाइयां उड़ने लगती है। रोहन, ये हमारे रूम में ये कौन सी अतरंगी थीम करवाई है तुमने? अरे अब कुछ पूछो मत दिव्या, तुमसे क्या ही छिपाना। अब तुम तो इस घर की मेंबर बनकर आई गई हो तो खुद ही जान जाओगे। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। ये पहले मत बुझाओ, सीधा सीधा बताओ ना। अभी रोहन और दिव्या बात कर रहे थे कि तभी बाहर से विनोदी जी की आवाज आती है। या आजकल के बच्चे भी ना शर्म है ना लिहाज, अपने कमरे में जाकर बैठ गए। तभी रोहन और दिव्या बाहर आते हैं। मम्मी जी, आपने हम लोगों को बुलाया? हाँ, अब यहाँ बैठो और फटाफट से ये एक और पूजा रह गई है वो करके फिर अपनी पहली रसोई भी तो करनी है तुझे। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। अरे मैं क्या कहूँ, तुझे पता ही होना चाहिए बहू, या फिर अपनी माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आई है। ये सुनकर दिव्या को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बस माहौल देखकर शांत रह जाती है। पूजा के बाद सास विनोदी बहू को कुछ मीठा बनाने के लिए रसोई में छोड़कर बाहर अपने काम में लग जाती है। दिव्या चारों तरफ रसोई में अपनी निगाहें घुमाती है। हे भगवान, ये कैसी रसोई है? कैसे बर्तन है? कुछ अजीब से नहीं लग रहे? अभी दिव्या रसोई का मुआयना कर रही थी कि तभी विनोदी जी वहां आती है। क्या हुआ बहू, अभी तक कुछ बनाया नहीं? जी बना रही हूँ मम्मी जी, लेकिन आप पहले मुझे बता दो कि आखिर क्या बनाना है। बहू तू तो ऐसे कह रही है जैसे तू तो सीधे मास्टर शेफ से आई है। इसी बात पर तू मालपुए बना दे चल। अब देखते हो कैसे बनाती है, बड़ी होशियार बन रही थी। अब जब मुझे ही नहीं आता मालपुए बनाना तो फिर इसे क्या ही आता होगा। लेकिन दिव्या को तो बड़े ही अच्छे से मालपुए बनाने आते थे। लो जी भाई, ये बन गई चाशनी। ये रख देती हूँ मैं इस पतीले में और ये फटाफट से पोहे सेक लेती हूँ। अभी दिव्या पोहे सेक रही थी कि रोहन अपनी नई नवेली पत्नी को निहारने आता है। दिव्या मैडम, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस मालपुए बना रही हूँ। अच्छा जी, ऐसी बात है।
मोहतरमा मालपुए भी बना लेती है। अभी रोहन बात कर रहा था कि तभी पानी पीने के लिए जैसे ही वो अपने पैर आगे बढ़ाता है वैसे ही धड़ाम से गिरता है। अरे क्या हुआ रोहन, आप गिर कैसे गए? अरे पता नहीं यार क्या डाला है। रोहन की आवाज सुनकर बाहर से रमेश और विनोदी भी आते हैं। आय हाय बहू, ये क्या किया, कैसे गिर गया मेरा बेटा? ये क्या है आखिर जिस पर मैं गिर गया? ये तो चाशनी जैसा लग रहा है। तभी दिव्या देखती है कि जिस पतीले में उसने चाशनी रखी थी उसमें से पूरी चाशनी बहकर जमीन पर आ गई थी। अरे ये क्या है मम्मी जी, इसमें से बाहर कैसे आई? अरे बहू, तूने चाशनी इस पतीले में क्यों रखी? इसमें तो छेद है। विनोदी जी, दिव्या बहुत ब्रह्म ज्ञानी है ना कि उसे आते ही तुम्हारी रसोई के टूटे फूटे बर्तनों के बारे में पता चल गया होगा। अरे भैया आप लोग मुझे इस चाशनी से उठाओ, नहीं तो मैं कहीं यहीं चिपक ना जाऊं। अब दिव्या अपने ससुराल में जब भी कोई चेंज करना चाहती तो विनोदी जी हमेशा एक ही बात कहती। क्या कहती, आप भी सुन लो। ऐसे घर नहीं चलता बहू रानी जैसे तुम चलाना चाह रही हो। मैंने भी मेरी सास से सीखा है। मम्मी जी मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा घर ही बदल दो, लेकिन आपने ये जबरदस्ती का कबाड़ा जोड़ कर रखा है। ये सुनकर विनोदी जी एकदम आग बबूला हो जाती है। अरे बहू, तुम्हारी मेरे इस धरोहर को ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये कबाड़ा नहीं है, तुम क्या जानो इसकी कीमत, ये हमारी सास की विरासत है। ठीक है मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। इतना कहकर दिव्या गुस्से में चली जाती है। वो जब भी कोई चीज देखती तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता कि ये सब क्या है। फिर एक दिन, क्या हुआ दिव्या, तुम तो बड़े ही गुस्से में नजर आ रही हो। ये देखो, ये कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ये मेरे मायके से मिली हुई रजाई है। इसका कवर लेने के लिए मैंने मम्मी को मार्केट साथ में चलने के लिए बोला। देखिए क्या किया आपकी माँ ने। हे भगवान, अब आप भी देख लीजिए। दरअसल दिव्या की शादी में मिली हुई रजाई डबल बेड की थी और घर पर रखे हुए कवर सिंगल बेड के हिसाब से थे। तो हमारी विनोदी जी ने उसमें अपनी पुरानी साड़ी को जोड़कर कवर को बड़ा कर दिया और अब दिव्या की रजाई का कवर बड़ा ही शानदार और शानदार लग रहा था। अरे यार ये तो बड़ा ही बेकार लग रहा है दिव्या। अब तुम ही देख लो मुझसे क्या कह रही हो। पूरा घर घर नहीं कुछ संग्रहालय ही लग रहा है। वो देखो स्विच बोर्ड, पूरे बोर्ड पर 10 स्विच और क्या मजाल कि एक भी स्विच दूसरे से मैच कर जाए। अभी दिव्या और रोहन बात कर रहे थे कि दादी माँ कल्याणी जी की दस्तक होती है। और ये तो दादी की आवाज है। दिव्या लगता है दादी आ गई। इतना कहकर रोहन बाहर चला जाता है। हे भगवान, बस इन्हीं की कसर और रह गई थी। ये है इनकी विरासत की हेड। दिव्या जाकर दादी के चरण स्पर्श करती है। आइए दादी बैठिए, मैं आपके लिए एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। दिव्या दादी के लिए फर्स्ट क्लास चाय बनाकर लाती है। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पी सकती। क्या हुआ दादी? ये सुनकर विनोदी जी समझ जाती है और फटाक से चाय का कप उठाकर रसोई की ओर चल देती है। दिव्या भी डर के मारे सास के पीछे हो लेती है। मम्मी जी दादी माँ को क्या हुआ? ये ले, ये बदल दिया कप। अब ये मेरी सास है दिव्या, इनकी हर पसंद नापसंद मुझे ही पता होगी ना। तू तो अभी आई है, तू बस मुझे देखती रह। अब दिव्या देखती है कि दादी माँ कई बार विनोदी जी को डांटती और कई बार चीजों को साइड कर देती, लेकिन विनोदी जी हंसकर टाल देती। अरे ये तूने कैसे गद्दे बिछा रखे? मुझे नींद नहीं आती इन गद्दों पर। बाबा आदम के जमाने के हैं ये गद्दे। अरे बदबू आती है, हटाओ इन्हें आज ही। जी अम्मा जी, अभी कर देती हूँ, आप नाराज मत होइए। ये सुनकर दिव्या को बड़ा ही अजीब लगता है। ये क्या पंगा है? मेरी सास कहती है कि उनकी सास की सिखाई हुई ये सब सीख है, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और लग रहा है। फिर एक दिन विनोदी जी किसी जरूरी काम से बाहर गई हुई थी। आज ही सही मौका है, मैं पता लगा कर रहूंगी, क्योंकि दाल में कुछ तो काला है। दिव्या देखती है कि दादी सास कल्याणी जी एकदम चमचमाती हुई साड़ी निकालकर पहन रही है। यही सही मौका है, बस फेंक दे अपना पासा। दादी माँ, आपकी साड़ी तो बड़ी सुंदर है, मुझे आपकी साड़ी बड़ी पसंद है। सच्ची? ले ये साड़ी तू रख ले। नहीं नहीं दादी माँ, ये आप पर ही अच्छी लग रही है, मुझ पर इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तू बिना बड़ी होशियार बच्ची है। दादी माँ, आपके पास इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, लेकिन मेरी सासू माँ के पास क्यों नहीं है? ये सुनकर कल्याणी देवी फूट पड़ती है। अरे तू उसकी बात ही ना कर। तेरी सास को बस कबाड़ा जोड़ने और काम बिगाड़ने का शौक है, तभी मेरी उससे कभी नहीं बनी। इसलिए तो गांव में रहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे फटे हाल नहीं रह सकती। ये सुनकर जैसे दिव्या के होश उड़ जाते हैं। हाइला, मैंने तो सोचा था दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। ठीक उसी समय विनोदी जी की एंट्री होती है। मम्मी जी, आप तो कह रही थी कि आपकी सास ने आपको ये सब सिखाया है। क्या क्या ये सब? यही सब कबाड़ा जोड़कर रखना, ये उनकी धरोहर है। ये इसकी धरोहर, इसी को मुबारक भाई। मैं तो बस साल में 2-4 दिन आती हूँ और चली जाती हूँ। अब विनोदी जी समझ चुकी थी कि नई पीढ़ी का आगाज हो।
अब उनकी इतनी नहीं चलने वाली जितनी वो अब तक चलाती आई है। अगले ही दिन से घर में सफाई कार्यक्रम चालू हो जाता है और सब बड़े ही खुश थे।